नमस्कार दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की इस ऑफिशियल वीडियो प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। हाँ दोस्तों, यूपीएससी की तरफ से एक नया रिक्रूटमेंट जारी किया गया है दोस्तों, जहाँ पे 243 का वैकेंसी निकल के आया दोस्तों, जो कि आपका एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट, मेडिकल ऑफिसर्स, लेक्चरर एंड अकाउंट ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए वैकेंसी आए दोस्तों। हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स पे डिस्कस करेंगे इस सभी पोस्ट के बारे में दोस्तों। कौन सी पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी रहने वाले हैं, क्या रहेगा इस सभी पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितना मिलेगा सैलरी, कैंडिडेट को कैसे सिलेक्ट करवाया जाएगा दोस्तों। उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे इस पोस्ट की एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में, मतलब आप कैसे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे सैलरी के साथ साथ आपको क्या सुविधाएं मिलने वाले हैं और क्या एज लिमिट रहने वाले दोस्तों। और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको कितना छूट मिलने वाले हैं, वो भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो साथियों, वीडियो का अंत तक बने रहे, कोई पार्ट के स्किप मत करें, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि हर एक जॉब अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो साथियों, अगर हम बात करें पोस्ट डिटेल्स के बारे में, तो आप देख सकते हैं एडवोकेट, लीगल एडवाइजर, लेक्चरर, मेडिकल ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए टोटल 243 वैकेंसीज आए हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, जहाँ पे आपका सैलरी स्केल लेवल 8 टू स्केल लेवल 13 तक मिलने वाले दोस्तों, जो कि पोस्ट वाइज आपको मिलने वाले दोस्तों। अगर हम बात करें जॉब लोकेशन के बारे में, तो आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु एंड यूटी ऑफ लद्दाख, जो कि आपका जॉब लोकेशन रहने वाले दोस्तों। तो साथियों, एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो कि आप देख सकते हैं सितंबर 13, 2025, मतलब सितंबर की 13 से इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। अगर हम बात करें इस पोस्ट की लास्ट डेट के बारे में, तो आप देख सकते हैं अक्टूबर 2, 2025, जो कि इस पोस्ट के लास्ट डेट रहने वाले दोस्तों अप्लाई करने का। तो इस डेट से पहले आपको अप्लाई करना चाहिए दोस्तों। साथियों, लास्ट डेट तक आप इंतज़ार ना करें। अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करते हैं तो आप जल्दी जल्दी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए दोस्तों। तो साथियों, वीडियो का नेक्स्ट पार्ट पे हम डिस्कस करने वाला है कितना पोस्ट के लिए कितना वैकेंसीज आए उसके बारे में। तो आप देख सकते हैं एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट के लिए 5 वैकेंसी आए, एडिशनल लीगल एडवाइजर के 2 वैकेंसी, असिस्टेंट लीगल एडवाइजर के 16 वैकेंसी, असिस्टेंट गवर्नमेंट एडवोकेट के 1 वैकेंसी, डेप्यूटी गवर्नमेंट एडवोकेट की 2 वैकेंसी, डेप्यूटी लीगल एडवाइजर के 12 वैकेंसी, लेक्चर जो कि उर्दू में रहने वाले उसका 15 वैकेंसी, मेडिकल ऑफिसर्स की 125 वैकेंसी, अकाउंट ऑफिसर्स की 32 वैकेंसी, असिस्टेंट डायरेक्टर की 3 वैकेंसी, जो कि टोटल 243 वैकेंसीज रहने वाले दोस्तों। तो साथियों, वीडियो का नेक्स्ट पार्ट पे हम डिस्कस करने वाला है यूपीएससी रिक्रूटमेंट 2025 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। हाँ दोस्तों, कौन सी पोस्ट के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाले हैं वो हम डिटेल्स में डिस्कस करने वाले दोस्तों। तो साथियों, आप देख सकते हैं फॉर लीगल पोस्ट जो कि एडवोकेट एंड एडवाइजर्स रोल के लिए ए डिग्री इन लॉ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इज मैंडेटरी, मतलब इस पोस्ट के लिए आपके पास लॉ का डिग्री रहना जरूरी है दोस्तों। उसके साथ साथ जो एक्सपीरियंस आपको रहने वाले वो हम बाद में डिस्कस करने वाले दोस्तों। तो साथियों, अगर हम बात करें लेक्चर पोस्ट के लिए, जो कि उर्दू लैंग्वेज में जो लेक्चर का रिक्रूटमेंट आया है, उसका लिए पोस्ट ग्रेजुएशन इन उर्दू विथ ए बीएड इज़ रिक्वायर्ड, मतलब आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री रहना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप बीएड किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। फॉर मेडिकल ऑफिसर्स जो कि रिकॉग्नाइज्ड एमबीबीएस डिग्री सर्टिफिकेशन इंक्लूड इन चैप्टर 6 ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2029, मतलब अगर आपके पास एमबीबीएस का डिग्री है तो आप मेडिकल ऑफिसर्स पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो भी यहाँ पर चाहिए, जिसके बारे में हम वीडियो का नेक्स्ट पार्ट पे डिटेल से डिस्कस करने वाले दोस्तों। तो साथियों, अगर हम बात करें फॉर अकाउंट्स ऑफिसर के, तो आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, मतलब इस पोस्ट के लिए आपके पास सिर्फ बैचलर डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी, जियोग्राफी और मैथमेटिक्स, मतलब अगर आपके पास मास्टर डिग्री है सोशल वर्क और सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स और साइकोलॉजी और जियोग्राफी और मैथमेटिक्स विथ स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो साथियों, वीडियो का नेक्स्ट पार्ट पे हम डिस्कस करने वाले हैं इस सभी पोस्ट के लिए क्या क्या एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब
कितना साल तक आपका पास एक्सपीरियंस होने पर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, हम उसी के ऊपर डिस्कस करने वाले दोस्तों। तो आप देख सकते हैं एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट और एडवाइजर के लिए आपके पास मिनिमम 13 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों, किसी स्टेट जुडिकल सर्विस और लीगल डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट इन लीगल अफेयर्स और एज ए क्वालिफाइड लीगल प्रैक्टिशनर। मतलब आपके पास 13 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी स्टेट जुडिकल सर्विस और किसी लीगल डिपार्टमेंट पे और किसी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट इन लीगल अफेयर्स पे, तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। उसके साथ साथ मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए दोस्तों। तो साथियों, अगर हम बात करें डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट एंड एडवाइज़र की पोस्ट के लिए, तो आप देख सकते हैं आपके पास मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिलेवेंट लीगल फील्ड के ऊपर। मतलब जो यहाँ पे एक्सपीरियंस किया गया है, मतलब मैं जो डिपार्टमेंट का ऊपर आप ये देख सकते हैं कौन सी डिपार्टमेंट के ऊपर आपके पास है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो साथियों, अगर हम बात करें डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट और एडवाइज़र के लिए, तो आप देख सकते हैं उसके लिए आपके पास मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। उसके साथ साथ अगर हम बात करें असिस्टेंट लीगल एडवाइज़र एडवोकेट के लिए, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे आपका मिनिमम 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस रहना चाहिए, जो कि आपका लीगल डिपार्टमेंट मतलब लीगल रिलेवेंट फील्ड में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 7 साल का, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका क्या एक्सपीरियंस एजुकेशनल एक्सपीरियंस रहना चाहिए वो हम डिटेल्स भी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। तो साथियों, वीडियो का नेक्स्ट पार्ट पे हम डिस्कस करने वाले हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की एक्सपीरियंस क्या रहने वाले हैं इस पोस्ट के अप्लाई करने के लिए दोस्तों। तो साथ ही आप देख सकते हैं 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कंडक्टिंग सर्विस और रिसर्च इन सोशल वेलफेयर इंक्लूडिंग डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट प्रिपरेशन। मतलब इस पोस्ट के अप्लाई करने के लिए आपके पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि सोशल वेलफेयर इंक्लूडिंग डाटा एनालिसिस के ऊपर रहने वाले दोस्तों। तो साथियों, वीडियो का नेक्स्ट पार्ट पर हम डिस्कस करने वाले लेक्चर मेडिकल ऑफिसर एंड अकाउंट्स ऑफिसर के लिए। तो आप देख सकते हो वहाँ पे आपका कोई स्पेसिफिक एक्सपीरियंस मेंशन नहीं किया गया है दोस्तों, बट अगर कैंडिडेट के पास कुछ एक्सपीरियंस है तो उस कैंडिडेट को पहले प्रीफर किया जाएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, मतलब ये जो लेक्चरर मेडिकल ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर जो कि है, अगर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैच कर रहे तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आपका कोई भी एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है दोस्तों। तो साथियों, वीडियो का नेक्स्ट पार्ट पे हम डिस्कस करने वाले हैं इस सभी पोस्ट का एज लिमिट के बारे में। हाँ दोस्तों, कितना एज रहने पर आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं वो हम डिटेल्स भी डिस्कस करने वाले दोस्तों। मतलब आपका मिनिमम एज एंड आपका मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए कौन सी पोस्ट के लिए वो हम डिस्कस करने वाले दोस्तों। तो साथियों, आप देख सकते हैं एडिशनल डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट और एडवाइज़र के लिए अप टू 50 ईयर्स फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। मतलब आप 50 ईयर्स तक इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें असिस्टेंट लीगल एडवाइज़र एंड एडवोकेट, जो कि आप देख सकते हैं 40 ईयर्स तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। लेक्चर उर्दू, जो कि 40 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में। उसके साथ साथ EWS, जो कि 45 ईयर्स तक फॉर ST कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए, तो आप देख सकते हैं 40 ईयर्स तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप अनरिजर्व और EWS कैटेगरी के अंदर है तो आप 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अकाउंट्स ऑफिसर के लिए आप देख सकते हैं 35 ईयर्स तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। असिस्टेंट डायरेक्टर, जो कि 35 साल तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। एज रिलैक्सेशन जो कि रखा गया है, रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट आर प्रोवाइडेड फॉर SC ST OBC PWBD एंड अदर रिजर्व कैटेगरीज एज पर गवर्नमेंट रूल्स। मतलब जो अपर एज लिमिट रखा गया है वो सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के अंदर जो कैंडिडेट्स आएगा उसी को मिलने वाले दोस्तों। ये छूट सभी कैंडिडेट्स को नहीं मिलेगा दोस्तों। साथियों, वीडियो का नेक्स्ट पार्ट पे हम डिस्कस करेंगे UPSC का सैलरी के बारे में। मतलब आपका कितना सैलरी मिलने वाले इस पोस्ट के लिए, मतलब कौन सी पोस्ट के लिए आपको कितना सैलरी मिलने वाली है, उसके साथ साथ आपको क्या अदर्स बेनिफिट्स मतलब और भी बहुत सारे सुविधाएं जो आपको मिलने वाले हैं उसी के बारे में हम डिटेल्स पे डिस्कस करने वाले दोस्तों। तो साथियों, आप देख सकते हैं आपका जो पे लेवल 13 पोस्ट है, एज ए बेसिक पे रेंज आपका जो रहने वाले वो है 1,23,100 रुपीज़ मिनिमम बेसिक पे है, और मैक्सिमम बेसिक पे आपका जो मिलने वाला है वो है
2,15,900 दोस्तों, जो कि एक अच्छा खासा सैलरी होने वाले दोस्तों। साथियों इसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारे सुविधाएं मिलने वाले दोस्तों। तो साथियों ये आपका जो बेसिक पे है वो आपका पोस्ट वाइज मिलने वाले दोस्तों। मतलब आपका पोस्ट अगर हायर पोस्ट है तो आपको ज़्यादा बेसिक सैलरी मिलने वाले दोस्तों, और अगर आपका पोस्ट लॉयर है, मतलब आपको लॉयर ग्रेड के लिए रिक्रूट किया जाएगा, तो आपको बेसिक सैलरी कम मिलने वाले हैं दोस्तों। तो साथियों उसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारे सुविधाएं जैसे कि डियरनेस अलाउंसेस मिलने वाले, हाउस रेंट अलाउंसेस मिलने वाले, ट्रैवल अलाउंसेस मिलने वाले, और भी अदर सारे बेनिफिट्स जैसे कि आपका लीव कंसेशन मिलेगा, उसके साथ साथ लीव ट्रैवल कंसेशन मिलने वाले, उसके साथ साथ आपका पेंशन मिलने वाले, उसके साथ साथ आपका एनपीएस में भी मिलने वाले। तो साथियों उसके साथ साथ आपका मेडिकल फैसिलिटीज़ जो होता है वो भी आपको मिलने वाले, उसके साथ साथ आपको फैमिली का भी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलने वाले दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से। तो साथियों ये रहेगा इसका सैलरी मतलब पे स्केल का डिटेल्स। वीडियो का नेक्स्ट पार्ट पे हम डिस्कस करने वाले इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। हाँ दोस्तों, कैसे कैंडिडेट को सिलेक्ट करवाया जाएगा अब हम डिस्कस करेंगे उसी के बारे में। तब देख सकते हैं रिक्रूटमेंट टेस्ट जो कि है फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज जो कि है इंटरव्यू। मतलब पहले रिक्रूटमेंट टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अगर रिक्रूटमेंट टेस्ट आपका क्रैक हो जाते हैं उसके बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो साथियों मैं और भी आपको जानकारी दे दूं कि यहाँ पे टेस्ट तभी कंडक्ट किया जाएगा अगर कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ही यूपीएससी की तरफ से टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा दोस्तों। अगर ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, ये टेस्ट सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाले दोस्तों। उसके साथ साथ पूरा टेस्ट एमसीक्यू बेसिक क्वेश्चन रहने वाले दोस्तों। टेस्ट का जो रेशियो होगा 75:25, मतलब 75 मार्क्स का रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके साथ साथ 25 मार्क्स का इंटरव्यू रहने वाले दोस्तों। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो साथियों अगर हम बात करें क्वालिफाइंग मार्क्स के, तब देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द इंटरव्यू आर 50 फॉर अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 45 फॉर ओबीसी कैटेगरी एंड 40 फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स आउट ऑफ 100। तो साथियों ये बात आप ध्यान से रखिएगा, ये आपका काट ऑफ मार्क्स दिया गया है दोस्तों। मतलब अगर इस मार्क्स आप गेन कर सकते तो आपको इंटरव्यू के लिए, पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों। तो साथियों वीडियो का हम डिस्कस करने वाले हैं इस पोस्ट की एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। हाँ दोस्तों, आप इस पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं रिसेंट फोटोग्राफ नॉट मोर देन 10 डेज ओल्ड विथ नेम एंड डेट। मतलब आपका एक रिसेंट फोटोकॉपी आपका प्रिंट करके रखना है, कलर पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी आपको प्रिंट करके रखना है। उसका नीचे आपका नेम और आपका जो डेट ऑफ बर्थ पे रहना है दोस्तों। उसके साथ साथ आपका एक सिग्नेचर भी आपको स्कैन करके रखना है। उसके साथ आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसका प्रूफ के लिए आपका एक डॉक्यूमेंट वैलिड आईडी आपको सबमिट करना पड़ेगा, वो भी आपको स्कैन करके रखना है। जैसे कि आप मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मतलब 10th सर्टिफिकेट आप शो कर सकते हैं दोस्तों। उसके साथ साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, डिग्री एंड डिप्लोमा, मतलब आपके पास जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और डिग्री सर्टिफिकेट है, आप वो सभी सर्टिफिकेट को स्कैन करके रखिए दोस्तों। उसके साथ साथ आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को भी स्कैन करके रखना है दोस्तों। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसको भी आपको स्कैन करके एक फोल्डर में सेव करके रखना है दोस्तों। और अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हो तो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को जो सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको स्कैन करके रखना है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का पहले, क्योंकि नहीं तो आपका एप्लीकेशन करते टाइम इंटरप्शन हो सकते हैं दोस्तों। तो साथियों अब हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। तो आप देख सकते हैं विजिट द ऑफिशियल यूपीएससी ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन वेबसाइट। मतलब पहले आप यूपीएससी का ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट को विजिट कीजिए। वहाँ से आपको एडवर्टाइजमेंट फॉर पोस्ट यू वांट टू अप्लाई फॉर एंड क्लिक ऑन अप्लाई नाउ, वहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा दोस्तों। उस स्लैब के ऊपर क्लिक करने के बाद आप वहाँ से रजिस्टर
कर लीजिए दोस्तों। अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड देके आप वहाँ पे रजिस्टर कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद आप लॉगिन कीजिए, अपना जो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आप क्रिएट क्या है वो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड देके आप लॉगिन कीजिए दोस्तों। लॉगिन करने के बाद आप जो जो अपना कॉपीज़ स्कैन करके रखा है वो सभी कॉपी को आप अच्छे से अपलोड कीजिए वेबसाइट के अंदर। कोई भी मिस्टेक ना करते हुए फॉर्म को फिल कीजिए। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस पे कर रहे हैं दोस्तों। इस पोस्ट के लिए कितना एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाले है उसके बारे में हम वीडियो के लास्ट पे डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी पे कर सकते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, क्रेडिट कार्ड या तो यूपीआई या तो नेट बैंकिंग के माध्यम से आप एप्लीकेशन फ़ीस पे कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद एक बार रीचेक कर लीजिए, अगर कहीं पर कुछ मिस्टेक हुआ है तो आप उसको अच्छे से सही कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद अपना एप्लीकेशन कॉपी प्रिंट आउट करके आपके पास रखिए फर्दर यूज़ करने के लिए दोस्तों। तो साथियों, ये रहेगा इसका एप्लीकेशन प्रोसेस। वीडियो का नेक्स्ट पार्ट पे हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी रिक्रूटमेंट 2025 की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो कि सितंबर 13, मतलब सितंबर 13 से इस पोस्ट के लिए ऑलरेडी एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। क्लोजिंग डेट जो कि लास्ट डेट रहने वाले अक्टूबर 2 2025 दोस्तों। लास्ट डेट ऑफ प्रिंटिंग सबमिटेड एप्लीकेशंस जो कि अक्टूबर 3 तक आप इस पोस्ट के जो प्रिंटिंग एप्लीकेशन कॉपी वो सबमिट कर सकते हैं दोस्तों। इंटरव्यू डेट अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है, जब भी नोटिफाई करेगा हम हमारा टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दे देंगे दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का लिंक चैनल की बायो में दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। साथियों, अगर हम बात करें इसका एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, जो कुछ देर पहले मैं ऑलरेडी बोला था कि एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में हम वीडियो का लास्ट पे डिस्कस करेंगे। तो साथियों, आप देख सकते हैं जनरल ओबीसी इन ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट्स के लिए 25 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है दोस्तों। उसके साथ साथ अगर हम बात करें एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड वुमेन कैंडिडेट जो है उसके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और वुमेन कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आप बिल्कुल फ्री में इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो साथियों, इस पोस्ट के अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक हमारा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अगर आपको डाउनलोड करना है और ऑफिशियल जो वेबसाइट है अगर वहाँ पर आपको विजिट करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते और विजिट कर सकते ऑफिशियल वेबसाइट से। वहाँ पे लिंक अपडेट दिया हुआ है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है वो भी वहाँ पे अपलोड किया हुआ है दोस्तों। तो साथियों, आज की जॉब अपडेट यही तक, जल्दी मिलेंगे एक नया अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।